अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस। हम्म। जैसे जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास बढ़ रहा है और ये हमारी रणनीतिक व सार्वजनिक निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रही है, वैसे वैसे एक नैतिक, पारदर्शी और मानव केंद्रित एआई शासन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2026 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं, एआई वैज्ञानिकों, धार्मिक नेताओं और वैश्विक हस्तियों द्वारा हस्ताक्षरित रोम डिक्लेरेशन फॉर एन अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस जारी किया गया। इस हम्म। घोषणा पत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परमाणु हथियारों, स्वायत्त हथियार प्रणालियों, नए डिजिटल प्रोटोकॉल तथा उभरते डिजिटल विकास मॉडलों के अभिसरण कन्वर्जेंस से उत्पन्न अभिसारी खतरे कन्वर्जेंट पेरिल पर चिंता व्यक्त की गई। यह दस्तावेज पोप लियो 14 के विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास से प्रेरित है, जो तकनीक की अति से मानव गरिमा की रक्षा के लिए एक स्पष्ट आह्वान करता है। रोम घोषणा पत्र क्या है? रोम डिक्लेरेशन फॉर एन अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखी गई एक रणनीतिक और नैतिक अपील है। सरल शब्दों में कहें तो यह घोषणा पत्र दो मूलभूत आग्रहों पर केंद्रित है। परमाणु हथियारों से एआई को दूर रखना। यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि की मांग करता है जो स्वायत्त एआई प्रणालियों को परमाणु मिसाइलें लॉन्च या दागने से जुड़े फैसलों और उनकी कमान से पूरी तरह दूर रखे। मानवीय नैतिकता की सर्वोच्चता। यह इस सिद्धांत पर जोर देता है कि युद्ध, शांति और मानवता के भविष्य से जुड़े किसी भी बड़े फैसले में मानवीय नैतिकता, जवाबदेही और निर्णय लेने की क्षमता को कभी भी मशीनों के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। रोम घोषणा पत्र के प्रमुख सिद्धांत की प्रिंसिपल्स। रोम घोषणा पत्र निम्नलिखित 6 प्रमुख सिद्धांतों के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परमाणु हथियारों तथा वैश्विक शांति के संबंध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अगली हथियारों की होड़ को रोकना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा परमाणु हथियारों के क्षेत्र में उभरती नई हथियारों की होड़ को समय रहते रोकने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयास किए जाएं, ताकि वही आने वाली शताब्दी की दिशा निर्धारित न करे। मानवता के हित में एआई का विकास। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और उपयोग मानवता के हित में अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा मानवाधिकारों के सम्मान के साथ किया जाए। पूर्णतः स्वचालित एआई प्रणालियों पर प्रभावी निगरानी। सरकारें तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पूर्णतः स्वचालित एआई प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं पर प्रभावी निगरानी एवं उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करें। परमाणु हथियारों पर सार्थक मानवीय नियंत्रण। परमाणु हथियारों के प्रयोग का अंतिम निर्णय किसी भी परिस्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को न सौंपा जाए। इसके लिए ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई जाए जो परमाणु हथियारों की कमान, नियंत्रण तथा प्रक्षेपण प्रणालियों में एआई के गैर जिम्मेदाराना एकीकरण को प्रतिबंधित करे तथा हर परिस्थिति में सार्थक एवं प्रभावी मानवीय नियंत्रण सुनिश्चित करे। एआई का उत्तरदायी उपयोग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और उपयोग मानव कल्याण, वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय प्रगति, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक लचीलापन, शांति, सतत विकास तथा साझा हित कॉमन गुड को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता। सद्भावनापूर्ण तथा सतत वार्ताओं के माध्यम से परमाणु हथियारों के सत्यापन योग्य, वेरिफाइबल तथा अपरिवर्तनीय इररिवर्सिबल उन्मूलन की दिशा में वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाया जाए। घोषणा पत्र की आवश्यकता। घोषणा पत्र के अनुसार मानवता आज अपने इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परमाणु हथियार, स्वायत्त हथियार प्रणालियां, नए डिजिटल प्रोटोकॉल तथा उभरते डिजिटल विकास मॉडल वैश्विक सुरक्षा और मानवता के भविष्य के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। इस परिस्थिति में यदि तकनीकी प्रगति को नैतिक उत्तरदायित्व
मानवीय नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से न जोड़ा जाए तो ये वैश्विक शांति, मानव गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकती है। घोषणा पत्र इस बात पर बल देता है कि सुरक्षा की अवधारणा भय, प्रभुत्व, धमकी या पारस्परिक विनाश पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि संवाद, सहयोग, उत्तरदायित्व और मानव केंद्रित तकनीकी विकास पर आधारित वैश्विक व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक है। अभिसारी संकट। रोम घोषणा पत्र के अनुसार कन्वर्जेंट पेरिल वह स्थिति है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परमाणु हथियार, स्वायत्त हथियार प्रणालियां, साइबर क्षमताएं, नए डिजिटल प्रोटोकॉल तथा उभरते डिजिटल विकास मॉडल जैसे अनेक जोखिम एक दूसरे से जुड़कर मानवता के लिए अभूतपूर्व खतरा उत्पन्न करते हैं। इन जोखिमों का प्रभाव अलग-अलग नहीं, बल्कि परस्पर एक दूसरे को और अधिक गंभीर बनाते हुए वैश्विक शांति, मानव सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को चुनौती देता है। इसी अभिसारी संकट के कारण घोषणा पत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी विकास, सार्थक मानवीय नियंत्रण, वैश्विक सहयोग तथा परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में तत्काल सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करता है। निष्कर्ष। रोम घोषणा पत्र यह संकेत देता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव बुद्धि का विकल्प नहीं, बल्कि उसका उत्तरदायी सहायक होनी चाहिए। तकनीकी प्रगति तभी सार्थक है जब वह मानव गरिमा, नैतिक उत्तरदायित्व और वैश्विक शांति की सेवा करे। इसलिए भविष्य की सुरक्षा केवल अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि मानव समाज उसे किस विवेक, उत्तरदायित्व और सहयोग की भावना के साथ संचालित करता है। इस पे आप लोगों का मन में क्या विचार है? इसमें दोनों तरीके की बातें हैं कि जिस तरीके से हम बनाए, एक तरफ तो बनाए और दूसरी तरफ से वो कंट्रोल करने की कोशिश करें, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं। किसी भी तरीके से बनाएंगे तो कौन सी कंट्री ऐसी है जो अपना रियल डेटा दे भी देगी और उसको हम मतलब कोई तीसरा आदमी उसको कैसे कंट्रोल कर सकता? ये तो इंटरनल अपनी बात है कि वो इसको किस तरीके से करते हैं। चाहे वो यूरेनियम अभी कोई कंट्री कह भी दे कि हम लोग अभी बिजली के लिए या प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इसके अंदर है। हमारा मतलब क्या है? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन सरमाउंटेबल। हाँ, फिर ये असेसमेंट है का इसकी विचार चाहे कितने अच्छे हो, तो एकदम हो नहीं सकते। तो ये सभी कहते हैं मानव क्या करो, मानव अधिकार की बात करो, शांति करो, प्रेम करो, अपना है। तो इसमें फेल होने का मतलब है डिजास्टर। ये तो है नहीं फेल हो गए, थोड़ा गड़बड़ी है। तो आपका तो ये असेसमेंट है, क्योंकि जैसा अनुभव है उनके हिसाब से थोड़ी सी नहीं। कितनी भी टेक्निक का विकास हो जाओ, ये सब मानव नियंत्रण पे रहनी जरूरी, क्योंकि उनके पास में कोई भावनाएं नहीं होती है मशीनरी के पास में, और भावनाओं के अभाव में उसके निर्णय वो सही भी नहीं होंगे और मानव के ऊपर वो राज करेंगे और मानव असहाय हो जाए। इसलिए जरूरी ये है कि वो मानव ये प्रैक्टिकल है नहीं, तो ये फॉर्मूला आप ये करो, ये फॉर्मूला तो है, ये होने वाला, यही तो ये कह रहा है, इसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। जिस जिस तरह की चेतना है उस चेतना में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। यही कह रहे हो आप, तो प्रैक्टिकल बात है। मनोबल मेरा पॉइंट वही है कि जहाँ चेतना ही नहीं है, फिर जिस कैसे भाव नहीं है तो कौन बेटा? सेम चीज की मतलब इज द राइट मूवमेंट, जहाँ से ये आ रही है बात तो सही है। हाँ हाँ हाँ, लॉट ऑफ हार्मनी, लॉट ऑफ अवेकनिंग तभी हो सकता है अगर इस लेवल पर सामने। वो है नहीं। that is a vanishing cloud, और खत्म हो रही जो था थोड़ा बहुत वो भी, और मक्कारी, झूठी, झूठ, बेईमानी, तो इसमें कहाँ सच्चाई आएगी? किसी चीज पे क्या अमृत? आज ये कह दिया कल वो पर सती। सारे के सारे ऐसे ही हैं।
और जो जिन लोगों को जितने भी नेता हैं एक नहीं है ऐसा जिनको अपने देश को लूटने में धोखा करने में दिक्कत नहीं है, वो इसमें क्या करें। इस दृष्टिकोण को ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल दृष्टिकोण है। ये कह रहे हैं, ये कंसर्न दिखाया है, ये बढ़िया बात। क्यों ये हाँ जी। ठीक है, एक बात मानव के नियंत्रण में कोई कौन सी बढ़िया है। अभी तो चल रहा है वो कौन सा लोगों के हाथ है और बहुत ज्यादा राष्ट्रपति ये तो है। कुछ उम्मीद है कि विनोद जी तो बैठ जाओगे काम हैं? क्या करें हाँ? अपने आप समझ आएंगे, चोट लगेगी तब। अनेक बात ये क्लोज चलता रहता है, हमने समझे नहीं चोट लगे तो वन कैरेट एंड स्टिक चलाता रहता है। और मुझे समझ में आती थी क्या घिसाना करे। एक दूसरे से बताओ ठीक है, बात तो आ रही थी। ये अच्छी बात है कि ये सारी बातें निकल के आ रही है, लोगों के पास जा रही है कि इसका ये चीज है, तो लोग कम से कम विचार कर सकते हैं। फिर जिसको जो समझ में आए वो कम से कम अपना योगदान दे सकते। अब ये बातें पहली बार लोगों के सामने आ रही है कि ये भी इस तरीके से हम पे हावी हो सकती है। बेटा कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल वो करनी है के लिए तो यू नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ काम। कहीं बनेगी कभी ना तो कहीं होता ही कोई चीज तब प्रैक्टिकल में इट विल नॉट वर्क अंडर द ह्यूमन यूनिटी how will it go because everybody is trying to get the upper hand yeah proper hand के लिए कोशिश कर रहे हैं even if the people of the country are aware and do something but there are always elements who are thinking India and they get hold of the government and all. You have all these in US, you have all these secret agencies who are doing all this stuff. So इनका में कोई present scenario सही बात है। विनोद जी के साथ गए तो सही बात है। हाँ क्यों हो जाओ ना नहीं बड़ी है बॉस कहते 20 आदमी को निकाल करेगा बात होगी ना लक्ष्मी तो हामिनी की देवी है नहीं भाई तो करो हाँ, नहीं तो क्या गड़बड़ी क्या करेगा या कभी शकुन दूंगी लड़ाई तो मैं ही बात की है मैं कभी कोई रस्तों को नहीं की करेगा बात वो तो सब लोग बोल रहे हैं कि मैं चेतना का परिवर्तन के बिना तो चीज तो हमें तो लेकिन क्या ये बहुत संस्थाएं भी बने रही है बहुत चीजें बहुत संस्थाएं भी बने रही है बहुत लोग भी जुड़ रहे हैं संस्थाओं से जो पॉजिटिव संस्था ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी है ना देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संस्था हाँ मतलब सब आपको कोई काम करेगा नहीं ह्यूमन सबसे इफेक्टिव तो वो ह्यूमन ने तो बिल्कुल बकवास कर दी ह्यूमन एक संस्था थी इंटरनेशनल जो पॉजिटिव संस्था थी वो सब जो ह्यूमन की एजेंसी थी WHO IMF वर्ल्ड बैंक फलाना टेढ़ा यूनेस्को
यूनिसेफ, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोर्ट, सब सब बात, कोई सुनवाई है, एड हॉक काम कर रहे हैं। कुछ खेलना का एक्चुअल में आपा श्री अरविंद से जुड़ा होने का कारण जो कि चेतना का परिवर्तन कभी ना कोनी हो सके, पण यह बात एट लार्ज मनुष्य जाति के लिए तो अभी यो भी कंसर्न दिखाने के लिए तो बहुत यहाँ लागे कि वो नोबल विचार बा के लिए है। और जो आपा बोल रहे हैं कि और चेतना से ही परिवर्तन हो गई, यह बात तो समझने में आने भी का पहले जो आप कर रहे हैं भी तो क्यों जागो, पर अब ठीक है, अब आगे तो यह बात ही समझना तो मुश्किल लाग रही है। देखो बात प्रॉब्लम क्या है, एक पॉइंट आप हमेशा इग्नोर करें। आप चेतना ने एक अलग चीज कर दिया कि बदलेंगे भी शब्द लगा, यह बात सही नहीं है। चेतना भी एक प्रोडक्ट है आउट ऑफ मेनी अदर थिंग। मतलब भाई मिठाइयाँ 10 बनेगा, या मिठाई बनेगी जैसे बढ़ेगी ना, यह भी पार्ट है मिठाई चेतना भी। तो चेतना भी है कोई पार्ट। डिसाइड तो माँ की विल है बाहर, ये भी चेतना में इतना क्या करेगी, चेतना तो जरूरत होगी तो अजय ही नहीं होगी तो होनी आओगे। इट इज क्वाइट कैपेबल ऑफ बीइंग इवॉल्व, डेवलप, डिसेंड। 1 मिनट में तैयार नहीं हो पानी के लिए अब मैं यह कहूँ कि विज्ञान हो गया पहले नहीं आओगी नहीं होगी, ये बहुत एक कार्ड इफेक्ट है। आप आए लेवल पर नहीं दिखा तो बढ़िया है। अंदर जो विवेक कह रहे हो, जो विनोद जी कह रहे हैं कि क्या बात आ रही है, यही एक पॉजिटिव बात है। इतना अंधकार के अंदर कोई है, और यह तो आओ ही। जो मेन बात है वो ये है कि भाई ये तो सब ऊपर के खेल है। अंतरात्मा माँ की प्रेजेंस सबके जरूर दिमाग होते हैं, वो कब किस टाइम क्या परिवर्तन कर दे, ये हम होप करके बैठे रहने की बात में नहीं कर, पर ये पॉसिबिलिटी तो है ही ना कि कब क्या परिवर्तन कर दे। अब माँ ने जो कहा उसको देखो, ये राजी खुशी कर देंगे तो बढ़िया, पर राजी खुशी करते दिखते नहीं। तो इनके ऊपर कुचलती परिस्थितियों द्वारा आरोपित किया जाता है। कुछ चेतना की बात नहीं कर रहे, कुचलती हुई परिस्थिति। तो वो परिस्थितियां अब ये इतनी बात भी श्री आई है, नहीं तो ये बात भी नहीं आ रहा। इनको लग रहा है ये लोग कॉन्शियस है भाई ये मामला खराब हो जाएगा, अपने सब मरमरा जाएंगे। इनमें से एक नहीं मरना चाहता, एक भी पश्चिम का तो एक आदमी बिल्कुल ही मरना चाहता ही नहीं, उसको तो बहुत ज्यादा प्यार है। तो ये जो परिस्थितियां हैं उनकी बैलेंसिंग कैसे वो अनफोल्ड होगी, ये कोई भी मनुष्य के हमने करने की तो बात ही नहीं है, समझ के भी बस की बात है। अगर हम डिवाइन प्रोविडेंस में विश्वास करें तो कभी करना चाहिए, कभी नहीं भी करना चाहिए, वो भी डिवाइन प्रोविडेंस ही है। तो अगर हम विश्वास करें तो हम ये माने कि भाई ये जो अंतरात्मा की साइकी कम्युनिस्ट के अंदर जो है, मेरा तो पर्सनल फीलिंग तो ये है कि मनुष्य की जो गहराइयां हैं उनको इतनी आसानी से साइड स्टेप नहीं किया, न कोई विज्ञान न कोई आविष्कार इतनी आसानी से कर दी। ऐसा होता तो कभी का होगा, तो रावण ना कहीं कर करा दे नहीं कर। ये संघर्ष, कोई संघर्ष है देव और दानव का, इसमें हम तो यही विश्वास के चलते हैं कि भाई अल्टीमेटली जो कुछ भी नुकसान फायदा जो भी हो गए, लंका में भी देख लो कितने लोग नष्ट हो गए, सारे हो गए,
वो आके भी महाभारत में देख रहा भगवान का काम पृथ्वी पर आगे बढ़ेगा तो रुकेगा। खतरे बहुत जबरदस्त हैं, संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है किसी चीज अच्छी होने की, पर इसकी संभावना है कि मैं नहीं कह रहा कि विनाश नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, नुकसान होंगे बहुत बड़े हो सकते हैं जितने जरूरी है। माने का ना कुचलती हुई कुचल देती है परिस्थिति आपको, क्यों मनुष्य की आदत ऐसे बैलेंस ऐसा है नहीं कि वो ऐसे रिस्पॉन्ड करे। पावर है, परिस्थितियां कुचलती है तो भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड करते नहीं। गुडविल से उससे जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं करेंगे। कोई संभावना ही नहीं हो रही। तो इतनी बड़ी बड़ी फोर्स तो मनुष्य के आगे है नहीं। उन डिफिकल्ट परिस्थितियां जो है वो अच्छे अच्छे लोगों को मजबूर कर देते हैं समझने के लिए। खराब से खराब लोगों को कहते नहीं नहीं ये तो कुछ हो गया, तो ऐसा हो सकता है। और इसमें इस तरह के जो नॉइजेज हैं ये नॉइजेज, ये पॉजिटिव नॉइजेज होने ही चाहिए और ज्यादा होने लग जाएंगे। ये जो खतरा बढ़ेगा ना तो पश्चिम से ये नॉइजेज ज्यादा आएंगे, क्यों उनको मरने से बहुत ज्यादा परहेज, बहुत ज्यादा परहेज। ये नॉइजेज वहां से खूब आए, यहाँ से मरमरा जाए तो भी को पता ही नहीं ऐसे हो गया। काम सीख रहे वो राज सीख लो, एक्टिव कहीं यार बनना होगा ठीक नहीं, इस तरह का विचार करें। यहाँ तो वो यहाँ तो सुनने हैं, चाइना में कोई बोल नहीं सकता, रशिया में बोल नहीं सकता, तो अफ्रीका में वो अपने खाने पीने से बनने जीने से पीछे वो क्या बोल रहे थे। तो बोलने वाला कॉन्टिनेंट तो यूरोपियन है, नॉर्थ अमेरिकन ही है, और कोई है तो इनमें तो कोई चेतना है। एशिया में तो मेरे को तो कोई लगता नहीं अच्छा है। हिंदुस्तान का होना चाहिए वो तो बिल्कुल एकदम भी कैपेबल नहीं। ये तो फाल्स फोकस बात करेंगे। ये नॉइजेस तो आने चाहिए, और संत महात्मा है उनको कोई उनकी बातें ज्यादातर वो हो, कोई समझदार हिंदुस्तान में हो तो अपने कह नहीं सकते, अब सामने आ जाएंगे। पश्चिम के तो कोई वो ह्यूमनिस्ट है, ये कोई अभी मिनिस्ट है, कैसे मेरे लिए मिनिस्ट ठीक रहेंगे, इससे आगे तो हो जाते हैं। हम ठीक अब जो भी है हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो जाते थे खराब अच्छा फिर खराब फिर कंट्रोल फिर खराब फिर कंट्रोल, तो और बीच बीच में नुकसान होता जाए खूब, तो हो सकता है कि तुम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ जाए जहाँ कि बेसिकली आप देखो साइंस क्या किसको अपील करती है, साइंस के पास सामान क्या क्या, वो आपके ग्रीड और लस्ट दो तो ये पकड़ती, ठीक है ना। ईगो को ज्यादा स्कोप नहीं दे सकती, साइंस यूनिवर्सलाइज करती है तो आपकी कोई बड़ी बात नहीं। तो आप साइंस को यूज करके भी कोई ईगो को ज्यादा सेटिस्फाई करना मुश्किल है, तो दूसरों के पास भी कोई मोनोपोली नहीं। दूसरी जो चीज है मनुष्य के और जो सेंसेशंस एडवेंचर के अनएक्सपेक्टेड के, देखो आप हम ड्रामा देखते हैं सिनेमा देखते हैं हम क्या हो फिर ये पता चल जाए ये होगा तो इंटरेस्ट बात करना ठीक कठिन है मूवी को। ये सस्पेंस जो नॉवेल्स हैं इनमें सारे सस्पेंस बनाए रखे हो आपको करते हैं कि मनुष्य में इन चीजों की अनएक्सपेक्टेड की अनयूजुअल की एक मैटर में है, वो फैंसी है, और वहां चले गए ऐसा कर दिया, ये घूमने फिरने की ये चीजें, इन चीजों को ही विज्ञान जो है वो आपको
क्योंकि जब इतने कीड़ी मकोड़े इतना मनुष्य है तो कोई आप प्रभुता प्राप्त कर लो, आप दुनिया में कर लो, वो तो एक्सपेरिमेंट कम पॉसिबल है, वो तो कम है। हाँ, ये कोशिश तो कर रहे हैं उसकी, चाइना वाला भी कर रहा है, अमेरिका वाला भी, रशिया वाला, तो अमेरिका इंडिया वाले का भी मुंह बना है, ये पकड़ लो तुम लोग। इन चीजों से साइंस अपनी चले, जो हमारे अनएक्सपेक्टेड है, नोबल चीज है, उसके प्रति जो अट्रैक्शन रहता है, ये फोर्सेस को चाइना टक्कर देती है। डीपर चीज जो है वो तो इससे इम्परवियस, जैसे आपका थोड़ा सा भी कमिटमेंट है, अफेक्शन है, लव है, तो लव फिर हो गए, वो इसको कुछ समझे, वो विज्ञान के उनको क्या समझे। ये जो बहुत प्रोफाउंडर चीजें हैं मनुष्य की, वो तो साइंस के परव्यू में है। तो देयर इज ए लिमिट कि साइंस हमें कितना टेक ओवर कर सकती है, बहुत बहुत भारी बात है तो वैसे तो बहुत है, एवरेज आदमी जिस तरह से हम हैं तो बहुत बड़ी बात है, नॉलेज चीजें अपना आराम कंफर्ट ये ज्यादा, उसके लिए अपने एक आदमी थोड़ा सा भी गहरे में जाएगा तो कंफर्ट से उसको क्या करें, इन चीजों से क्या करें। आदमी के अंदर से भी गहरे जाने पर ज्यादा इंटरेस्ट लेकिन आसानी से इसमें पूरा लेता है, कुछ नहीं, नॉट अफेक्टेड बाई। तो ये कल्मिनेशन, मैं तो इसको सोचता हूँ ये कल्मिनेशन हो मनुष्य जाने से, कुछ डर के कारण से, कुछ भय के कारण से, खतरे के कारण से है, और काफी व्यंग्यवाद जो आदमी है वो इसके भी ये कोई ज्यादा सामान इसके पास है नहीं, और जो है वो हम लिमिटेडली देख सकते हैं, ठीक है, इतना कोई और बैल बजाय पागल यही लड़का सब कुछ कर देगा, यही दे देगा, ऐसा सामान मनुष्य के पास, इससे बहुत भारी चीज है मनुष्य के पास। तो जिसने थोड़ा सा भी अंदर का अनुभव कर लिया वो जानता है क्या बच्चों का खेल है, कुछ भी नहीं। तो ये जब पॉसिबिलिटी मनुष्य में भगवान ने दी है तो इसके सामने ब्रह्म बेसिकली इसमें नहीं जा रहा ये क्या होगा नहीं होगा। बेसिक इक्वेशन ये है, जैसे अपने आदमी को देखते भाई इसमें दम नहीं है, ये तो इतना लोभी लालची ऐसा है, ये क्या करे। वैसे ही विज्ञान के पास जो चीजें हैं जो हमें दे सकता है वो बहुत पावरफुल है, और मनुष्य जाति इसमें हेड लॉन्ग इसे जा रही है कंफर्ट में, पर ये एक सीमा से बाहर कुछ है, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रीजनेबल है कि मनुष्य जाति जिसके अंदर साइकिक बीइंग है, माँ की प्रेजेंस है, वो इतनी जल्दी इसके द्वारा ओवर राइड करके मनुष्य जाति को तो खत्म कर दे, और ये एक आ जाए संभावना कम है। हाँ, विनाश तकलीफ की हमारे अंदर कमजोरी है वो है, इसलिए हम डिफिकल्टीज में से गुजर सकते हैं, विनाश में से भी बहुत गुजर सकते हैं। तो मनुष्य जाति के अंदर जो गहराइयां हैं वो प्रवेश करें, इसके पास ऐसी कोई चीज है जो इनर जगत है, इसके सामने ये गंदगी वो बहुत भारी चीज है। जिनको थोड़ा सा भी अनुभव वो जानते क्या है, इस सेकंड्स इल्यूमिन मोर देन बिलियंस ईयर्स। साइंस जो 1000 वर्ष में करी वो 1 सेकंड में वो करता है, ऐसी चीज मनुष्य के पास है। इसलिए नंबर्स का खेल है, नुकसान में भाई है कि नहीं बात नहीं। अपने उस दृष्टिकोण से गहराई से देखें तो इससे करना चाहिए, क्या होगा कैसा होगा उससे नहीं। अल्टीमेटली जो आदमी आपको सामान बेच रहा है वो कितना सौदा करना पड़ पाएगा, उसमें उसके पास क्या सामान है और उसकी क्या वर्थ है, तो इतनी ज्यादा वर्थ है इसके सामने तो कुछ भी नहीं। तो इस काल को वो कैसे रिप्लेस कर देगा यार, ऐसा तो फिर महाशर्मिंद ने कहा कि हमने सुपरामेंटल कनेक्ट कर दिया, तो ऐसा भी नहीं है कि द डाइस इज लोडेड अगेंस्ट द डिवाइन, वो भी बात नहीं। पर इसमें कितना नुकसान क्या होगा, किस तरह से कुदरती परिस्थितियां क्या होगी वो तो माँ ही जानती है, तो वो भी जानती नहीं उस तरह से हम देखे पहले से बताया ऐसे ऐसे होगा तो बेकार हो जाएगा।
जानने की बात ही अलग। तो ये देखना एक तरीका कि पर नुकसान तो बहुत कर देगा अपना आखिर पर असत्य का कर्तव्य पार्शियल, जिसको आप इंसिस्ट कर दे तो फॉल्सूट बन जाते, तो कहाँ फॉल्सूट जीते। और इसकी चालीस से रही हमारे अंदर बहुत फॉल्सूट है, तो चल रहा है नहीं तो इस वजह से हावी हो भी नहीं। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा साइबर घटना, तथ्य दावे और उठते सवाल। घटना और प्रारंभिक तथ्य। 27 जुलाई 2026 को बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्वीकार किया कि उस पर एक साइबर सुरक्षा हमला हुआ है। AI is another AI attack from three companies. हाँ, 2 days ago, हाँ, 6 ago, दूसरों कोई AI है, क्रेडेंशियल्स क्लॉड तो का क्लॉड हाँ, कि वो कोई 3 कंपनियां अटैक करती है नाम तो वही भुगतान होता है। हाँ, नियामकीय फाइलिंग के माध्यम से जारी बैंक के आधिकारिक बयान के अनुसार एक कर्मचारी के ईमेल खाते से समझौता कॉम्प्रोमाइज होने के कारण कुछ डेटा तक अनधिकृत पहुंच अनऑथराइज्ड एक्सेस बनाई गई। हालांकि बैंक ने यह नहीं बताया कि किस प्रकार का डेटा प्रभावित हुआ, कितनी मात्रा में जानकारी तक पहुंच बनाई गई या इससे कितने ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी कोर बैंकिंग प्रणाली अर्थात वह केंद्रीय तकनीकी ढांचा जिसके माध्यम से ग्राहकों के खाते और वित्तीय लेन-देन संचालित होते हैं, इस घटना से प्रभावित नहीं हुई। हालांकि बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अभी भी सीमित है और घटना के वास्तविक दायरे को लेकर कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। तो इस तरह की रोज चीजें होंगी ना तो अपना अपना संभालते रह जाएंगे, मामला ठीक नहीं। रेगुलर आने लगे तो आप फिर उनको रेस्पेक्ट करके बच्चों को AI सबको बना दो, उनको AI के से जोड़ दो मारे जाएंगे सर। ये वो तो बेवकूफ लोग हैं, कल्टिवेटेड है नहीं, बच्चों में तो कुछ है नहीं, उनको तो खाली छोटा सा लालच दे दो लोग तो पकड़ लो उनको और AI उनको निपटा देंगे। डार्क वेब पर सामने आए दावे। बैंक के आधिकारिक बयान से कुछ दिन पहले 24 जुलाई 2026 को XXX नामक एक नए रैंसमवेयर और डेटा उगाही डेटा एक्सटॉर्शन करने वाले साइबर अपराधी समूह ने अपनी डार्क वेब लीक साइट पर बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम प्रकाशित किया। समूह का दावा था कि उसने बैंक से लगभग 1 टेराबाइट डेटा चुराया है। इस घटना की एक असामान्य बात यह रही कि समूह ने फिरौती मांगने की बजाय कथित रूप से पूरा डेटा सार्वजनिक कर दिया। XXX ने अपनी लीक साइट पर दावा किया कि यह कदम बैंक के कथित रूप से कमजोर पासवर्ड और साइबर सुरक्षा में खामियों के कारण सजा के रूप में उठाया गया। हालांकि इस दावे की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और बैंक ने भी सार्वजनिक रूप से इतने बड़े पैमाने पर डेटा लीक होने की पुष्टि नहीं की है। डिजिटल अधिकार संगठन कैशलेस कंज्यूमर के संस्थापक और स्वतंत्र साइबर सुरक्षा शोधकर्ता श्रीकांत लक्ष्मणन ने बैंक और संबंधित अधिकारियों को सूचना देने से पहले कथित रूप से लीक हुआ डेटा के कुछ नमूनों की जांच की। उन्होंने बताया कि उपलब्ध नमूनों में शाखाओं की आंतरिक ऑडिट फाइलें, ऋण मूल्यांकन, लोन अप्रेजल से जुड़े दस्तावेज, सतर्कता जांच, विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड, बैंक के पॉपवर्ल्ड मोबाइल ऐप की ऑडिट रिपोर्ट तथा ग्राहकों के खाता खोलने के आवेदन पत्र, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स शामिल थे। कई मीडिया संस्थानों ने यह भी रिपोर्ट किया कि इन नमूनों में आधार संख्या, ग्राहकों के फोटोग्राफ, नेट बैंकिंग से जुड़ी जानकारी तथा कॉर्पोरेट और NRI बैंकिंग से संबंधित रिकॉर्ड भी मौजूद थे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया है कि लीक हुए डेटा में वास्तव में किस प्रकार की जानकारी शामिल थी। XXX की कार्यप्रणाली। सरकारी बैंकों को निशाना बनाना XXX के लिए नई बात नहीं है।
ये साइबर अपराधी समूह पहली बार मई 2026 में सामने आया था। बैंक ऑफ बड़ौदा पर कथित हमले से कुछ सप्ताह पहले इसने इंडोनेशिया के सबसे बड़े सरकारी बैंक पीटी बैंक निगरा इंडोनेशिया पर साइबर हमला करने की जिम्मेदारी भी ली थी। समूह का दावा था कि उसने वहां से लगभग 2 टेराबाइट डेटा चुराया, जिसमें अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स, पहचान संबंधी दस्तावेज और लेन-देन का इतिहास शामिल था। दोनों मामलों में हमले का तरीका लगभग एक जैसा दिखाई देता है। पहले किसी कमजोर प्रवेश बिंदु के माध्यम से नेटवर्क तक पहुंच बनाना, फिर बड़ी मात्रा में डेटा निकालना और अंत में फिरौती के लिए लंबी बातचीत करने की बजाय उसे सार्वजनिक कर देना। यदि ट्रिपल एक्स के दावे सही हैं, तो यह रणनीति पारंपरिक रैनसमवेयर हमलों से अलग है। सामान्यतः रैनसमवेयर हमलों में हमलावर किसी संस्था के सिस्टम को एन्क्रिप्ट कर देते हैं और उसे दोबारा चालू करने के बदले फिरौती की मांग करते हैं। लेकिन ट्रिपल एक्स जैसे समूहों का ध्यान डेटा को अलग बनाने की बजाय उसे चुराने और सार्वजनिक करने पर अधिक दिखाई देता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इस प्रवृत्ति को डबल एक्सटॉर्शन का विकसित रूप मानते हैं, जिसमें संस्था पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार उसके संवेदनशील डेटा के सार्वजनिक होने का खतरा होता है। कुछ मामलों में हमलावर भुगतान की प्रतीक्षा किए बिना ही डेटा सार्वजनिक कर देते हैं, ताकि संस्था को प्रतिष्ठा, कानूनी दायित्व और नियामकीय कार्रवाई तीनों स्तरों पर अधिक नुकसान पहुंचे। नियामकीय व्यवस्था और पूर्ववर्ती घटनाएं। ऐसी साइबर घटनाओं के बाद भारत में बैंकों के लिए नियामकीय प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुसार गंभीर साइबर घटनाओं की प्रारंभिक सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर देना आवश्यक है। इसी प्रकार भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के नियमों के तहत भी कुछ श्रेणी की साइबर घटनाओं की सूचना 6 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस घटना के बाद अपने साइबर बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत भी प्रारंभिक सूचना दर्ज कराई है। बताया गया है कि यह बीमा कार्यक्रम लगभग 78 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 650 से 700 करोड़ विनिमय दर के अनुसार की कुल कवरेज प्रदान करता है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि बीमा दावा स्वीकार किया जाएगा या वास्तविक भुगतान कितना होगा। यह पहला अवसर नहीं है जब बैंक ऑफ बड़ौदा की डिजिटल प्रणालियां चर्चा में रही हैं। वर्ष 2023 में द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और अल जजीरा की एक संयुक्त पड़ताल में आरोप लगाया गया था कि बैंक के पॉपवर्ल्ड मोबाइल ऐप पर नामांकन बढ़ाने के लिए कुछ ग्राहकों की जानकारी के बिना उनके खातों से अन्य मोबाइल नंबर जोड़ दिए गए थे। बाद में कई ग्राहक अनधिकृत मोबाइल नंबर जुड़ने के कारण धोखाधड़ी का शिकार हुए। इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप किया, विशेष ऑडिट कराया और कुछ समय के लिए बैंक को नए पॉपवर्ल्ड उपयोगकर्ताओं को जोड़ने से रोक दिया था। हालांकि 2023 की घटना और मौजूदा साइबर हमले के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह घटनाक्रम इस बात की याद दिलाता है कि 8400 से अधिक घरेलू शाखाओं और 300 अरब डॉलर से अधिक की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने वाले बैंक के लिए डेटा सुरक्षा में छोटी सी चूक भी व्यापक सार्वजनिक, वित्तीय और नियामकीय प्रभाव डाल सकती है। ग्राहकों के लिए जोखिम और सावधानियां। तो लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो गई। अभी दिन पर दिन और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो फिर समझ में आएगी तो काम खराब है। Supposedly the almost to make things easy and actually तो ज्यादा difficult हुई। हाँ, as soon as you want to make life easy, as soon as you want to satisfy yourself, ये खास बात है। आप सुखी होना चाहते हो तो सुखी होने का इससे ज्यादा बढ़िया रास्ता नहीं। आप अपने बच्चों को बहुत ऊंचा करना चाहते हो तो उनके बारे में ये इससे अटैचमेंट रखो, तो उनके विनाश का इससे बढ़िया रास्ता है। फिर एक आपने कहा भी भगवान से बढ़िया कि आप वहां से जुड़े हुए, इससे बढ़िया आप कर लीजिए। ये बात तो उल्टी है। तो मैंने की जाती तो और आराम हो जाए और सुख पाए, मतलब सारों के खूब पैसे जाए, सारे खूब इंजल्द करें। तो देखो इनकी स्कीम देखो आप, और किसके आधार पर परमात्मा सारी माँ खुद अपनी दे रखी सारी चीज वो बनी है, तो वो तो उसकी तो कोई कीमत है नहीं। और हम सब लोग मछली बना रहे हैं, मतलब आप तो चीज सप्लाई करोगे वो मछली बनाएंगे, महामूर्ख। ये कोशिश करते ही तकलीफ में आ जाओगे। साइकोलॉजिकली जो है आदमी वो ऐसे काम सारे इगोइस्टिक वर्क है।
उसमें आप जो ही डिजायर को पूरी करने की सोचते हो, आप महान तकलीफ में आ गए। जो ही अपना कल्याण सुख पाने की कोशिश करने का मतलब है महादुखी हो जाओगे आप। पश्चिम में जितना तो सेटिस्फेक्शन खींचने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज्यादा तकलीफ। ये साइकोलॉजी का खास नहीं है, आपकी अंतरात्मा है वो ये करती है शो। अब ये तकलीफ तो विज्ञान से ये कहे ना आराम आ गया, वो अब कहते रहे खाए डोकाए सब फिर बड़ी अजीब का है सारा वाले उल्टी आ गई। नहीं, लेकिन ये गैंग्स जैसे डेटा लीक करने के लिए किया इन्होंने, सारे है ना डेटा लीक कर दिया तो अरे वो तो अपना को एस्टेब्लिश करना है कि हमसे लगा के खाओ, फिर पैसे वसूल करेंगे, लगा के खाओ, फिर हम गड़बड़ कर रहे हैं। You can ask you to give it to बच्चों दिखाने की है ठीक है। नहीं, और कोई का उसका पीछे की बात ही नहीं, यही दिखाने की हो। हर एक आदमी का अलग को पीछा के लिए मोटिव कराइए तो आप लोग सोचेंगे थोड़ी। ये बोले ना ये फिरौती तो ले ही नहीं रहे, लेकिन तो लगा उठाए सब फिर अहिया का आदमी है जिकाबा ए तरह से करके अहिया मरेगी दुनिया में सब कहो ये एक स्पेशल बात है मर जा। तो जी मनुष्य के मोटिव को कोई हिसाब नहीं है, कसम मार के सच्ची हुई। क्यों यानी मोटिव कई ऐसे हैं जो कमियां किसी की छाप के और वो इसलिए उजागर कर रहे हैं कि वो उसको पैसे दे दें। उनका सारे दिन काम ही यही है कि the hackers over जगह दिमाग को हाँ नहीं ठीक है, सचिन मैं कह रहा हूँ कि कई को प्रोफेशन ही यही है, करियर ही यही है। that is the for वो दिमाग तो तेज है। हाँ वो तो जने जने को आजकल भी तरीका कोई है। वो कह रहे मेरे दिमाग से मैं नई ला के मैं सारा मोटिव इगोइस्टिक है कि मैं कुछ हूँ, मतलब सारी चीज के पीछे ही मैं एक कुछ हूँ, बस क्या है वो बात तो अलग है, मतलब मोटिव इगोइस्टिक है पूर्ण रूप से। तो पूरा विनाश का पूरा आपका भी दूसरों का जो सारे ऐसे ही। तो मनुष्य जाति को सीखना पड़ेगा ना कि हम अरे जिसकी अब परमेश्वर जी को सारो काम करिए, मकान बनाया सारी चीज दिया और मैं बेटे अपना लोग सब जावा बढ़िया देखा कि भैया नहीं तो आप उठा जाए करना तो आप तकलीफ में पड़े वाला तो ऐसे तो कमजोर आदमी बने। तो आज सब कुछ बनाए हुए है आपने देखा खाली यही खाली मास लिविंग यही अनलेस ह्यूमिलिटी गिव्स इटसेल्फ टू द डिवाइन देयर विल नेवर बी एनी। मैं मतलब बहुत तकलीफ पाऊँ, बहुत तकलीफ पाने को में बैठी। इसमें जैसे वो कह रहे हैं ना कि तो इसमें जो डेटा चोरी होता है ना उसकी भी डार्क वेब की बिडिंग होती है। अच्छा अग वेब पे डाल देते हैं सारा डेटा, उसकी बिडिंग कर ये डेटा हमारे पास है। तो मैंने पब्लिक कर दिया ना और कुछ हो मालूम नहीं कोई मतलब वो नहीं होने का हमारे समझ में आ रहा है। बहुत तरह का मोटिव है। हाँ ग्राहकों के लिए जोखिम और सावधानी। हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए फिलहाल सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि वे अपने खाते के स्टेटमेंट पर नियमित नजर रखें और किसी भी अनजान या संदिग्ध लेन देन की तुरंत जांच करें। यदि बैंक या किसी अन्य संस्था के नाम पर फोन, ईमेल या संदेश के माध्यम से खाता संख्या, ओटीपी, पासवर्ड या अन्य व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाए तो विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। पहचान संबंधी दस्तावेजों के कथित रूप से लीक होने की खबरों के बाद इस प्रकार के फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग हमलों की आशंका बढ़ जाती है। एहतियात के तौर पर नेट बैंकिंग का पासवर्ड और मोबाइल बैंकिंग ऐप का पिन बदल लेना भी एक व्यावहारिक कदम हो सकता है। यदि भी बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सिस्टम के प्रभावित होने से इनकार किया है, फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा करना उचित रहेगा। विशेष चिंता उन मामलों में होती है जहां पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे आधार कथित रूप से लीक होने की बात सामने आती है। पासवर्ड बदले जा सकते हैं, लेकिन आधार संख्या या अन्य पहचान संबंधी विवरणों को उसी तरह बदला नहीं जा सकता। इसलिए ऐसी यदि जानकारी वास्तव में किसी के हाथ लग जाए तो उसका जोखिम कहीं अधिक समय तक बना रह सकता है। निष्कर्ष
बैंक ऑफ बड़ौदा की इस साइबर घटना का वास्तविक दायरा अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। बैंक ने सीमित स्तर पर डेटा तक अनधिकृत पहुंच की पुष्टि की है, जबकि डार्क वेब पर इससे कहीं बड़े डेटा लीक के दावे किए गए हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी शेष है। अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन यह घटना इस तथ्य को अवश्य रेखांकित करती है कि डिजिटल बैंकिंग के युग में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि ग्राहकों के विश्वास और बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता का आधार भी है। अमेरिका ईरान संघर्ष यो पढ़ोगे। वर्ल्ड वाइड वेब को व्यापक रूप से 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया जाता है। सरफेस बेस, यह वेब का वह पहला भाग है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है और सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित इंडेक्स्ड किया जाता है। उदाहरणतः सामान्य वेबसाइटें, समाचार वेबसाइटें आदि। डीप वेब, यह वेब का वह भाग है जो सर्च इंजनों द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जाता, लेकिन वैध होता है और इसे एक्सेस करने के लिए प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होती है। उदाहरण बैंकिंग पोर्टल, निजी ईमेल इनबॉक्स, कॉर्पोरेट डेटा वेब आदि। डार्क वेब, यह डीप वेब का एक छोटा एवं जानबूझकर छिपाया गया भाग है, जिसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर जैसे tor ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। यह उपयोगकर्ता ट्रैफिक एवं आईपी एड्रेस की पहचान को गोपनीय बना देता है, जिससे यह अवैध ऑनलाइन बाजारों, साइबर अपराध एवं डेटा तस्करी के लिए एक सुरक्षित आश्रय सेफ हेवन के रूप में प्रयुक्त होता है। अमेरिका ईरान संघर्ष, मध्य पूर्व की बदलती भू राजनीति। अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान बीते 2 सप्ताह में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष हमलों के साथ साथ मिलिशिया समूहों की सक्रियता बढ़ी। चीन और रूस की संभावित भूमिका को लेकर कयास लगाए गए, जबकि मिस्र और यूक्रेन की सीमित भागीदारी भी देखने को मिली। इस बीच इजराइल हमास मोर्चे की स्थिति, भारत की हथियार आपूर्ति संबंधी रिपोर्ट, अमेरिका सऊदी अरब के परमाणु समझौते, कुवैत पाकिस्तान सैन्य समझौते तथा तुर्की इराक पाइपलाइन समझौते जैसी घटनाएं भी इसी व्यापक परिदृश्य का हिस्सा रही। इन सभी घटनाओं को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही संघर्ष के विभिन्न आयामों के रूप में समझना आवश्यक है। अमेरिकी पक्ष, अमेरिका की वर्तमान रणनीति ईरान की सैन्य क्षमता, विशेषकर IRGC और उसके सैन्य ढांचे को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने की रही। इसी उद्देश्य से उसने ईरान के तटीय क्षेत्रों, IRGC के सैन्य अड्डों तथा पिकेक्स माउंटेन स्थित परमाणु परिसर को निशाना बनाया। नौसैनिक नाकाबंदी भी जारी रखी गई। लगभग 2 सप्ताह तक लगातार हमले करने के बाद अमेरिका ने उन्हें अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। साथ ही कूटनीतिक माध्यमों से इजराइल हमास संघर्ष को नियंत्रित करने के प्रयास भी जारी किए। मिलिशिया समूहों द्वारा सऊदी अरब पर हमलों के बाद सऊदी पहली बार इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ। 28 जुलाई को अमेरिका और सऊदी अरब ने संयुक्त अभियान चलाकर इराक स्थित ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों पर हमला किया। हालांकि सऊदी की सैन्य कार्रवाई फिलहाल केवल मिलिशिया समूहों तक ही सीमित है। ईरानी पक्ष, ईरान ने अमेरिका पर युद्ध समाप्त करने और क्षेत्र से पीछे हटने का दबाव बनाने के लिए मध्य पूर्व में स्थित उन अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी सटीक हमले शुरू किए जिन्हें उसने पहले निशाना नहीं बनाया था। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकानों वाले देशों की ऊर्जा एवं जल अवसंरचना को भी निशाना बनाकर वहां की सरकारों पर आंतरिक राजनीतिक दबाव बनाने की राजनीतिक रणनीति अपनाई। IRGC के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार संघर्ष विराम के दौरान कुद्स फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिजबुल्लाह, हुती और इराकी मिलिशिया कमांडरों के साथ बैठक कर संघर्ष को विस्तारित करने तथा अमेरिकी सैन्य अभियानों की लागत बढ़ाने पर चर्चा की। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता ने हिजबुल्लाह का समर्थन करते हुए कहा कि जिहाद और प्रतिरोध के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने लेबनान और हिजबुल्लाह की सुरक्षा को ईरान की रणनीतिक जिम्मेदारी बताया तथा कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में लेबनान के विरुद्ध इजरायली सैन्य कार्रवाई का अंत भी शामिल होना चाहिए।
वो एक बार सीज फायर कर दिया डील कर दिया हम बार बार कर तो 50 मिनट का आगो नहीं भी आज के आए मैं कहा तब लोग ध्यान बकवास है मिलिशिया समूहों का हस्तक्षेप। हूती विद्रोही समूह ने बाब अल मंदेब जल डब्रूमथ से सऊदी जहाजों के आवागमन पर समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की तथा सऊदी अरब के विभिन्न ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे। हूती का तर्क है कि सऊदी अरब उसके नियंत्रण वाले हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी समाप्त करे तथा हूती के बुनियादी ढांचे पर हमले बंद करे। दूसरी ओर ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया समूहों ने सऊदी अरब और कुछ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में अमेरिका और सऊदी अरब ने संयुक्त जवाबी कार्रवाई की। रूस, चीन, यूक्रेन परोक्ष हस्तक्षेप। ईरान द्वारा पहले से अधिक सटीकता के साथ उन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने के पीछे रूस की भूमिका की आशंका जताई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की उपग्रह तस्वीरें उपलब्ध करा रहा है। हालांकि रूस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। 29 जुलाई 2026 की रॉयटर्स रिपोर्ट के अनुसार ईरान को चीन निर्मित 300-400 W12 और FN-16 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य अमेरिका और इजरायल के साथ संघर्ष के दौरान उजागर हुई ईरान की वायु रक्षा संबंधी कमियों को दूर करना है। इसी दौरान यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में एक ईरानी वाणिज्यिक पोत पर हमला किया और दावा किया कि वह रूस के लिए ड्रोन एवं अन्य सैन्य सामग्री ले जा रहा था। दूसरी ओर रूस यूक्रेन के विरुद्ध उन्नत शाहिद ड्रोन का उपयोग कर रहा है। ईरान ने इस हमले का बदला लेने की चेतावनी दी। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने खाड़ी देशों में अपने सैन्य विशेषज्ञ भी भेजे ताकि वे ईरानी ड्रोन हमलों से बचाव में उनकी सहायता कर सकें। इजराइल हमास पक्ष और भारत की हथियार आपूर्ति संबंधी रिपोर्ट। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की मध्यस्थता में एक समझौता प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत हमास चरणबद्ध तरीके से हथियार छोड़ेगा और बदले में इजराइल भी चरणबद्ध ढंग से गाजा से अपनी सेना हटाएंगे। हालांकि इजराइल का कहना है कि जब तक हमास का वास्तविक निरस्त्रीकरण नहीं होता, तब तक इजरायली रक्षा बल मौजूदा येलो लाइन से पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू और ट्रंप की हालिया मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि यदि वार्ता विफल रही है तो ईरान की ऊर्जा एवं सैन्य ठिकानों पर दोबारा कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी ओर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत ने इजराइल को हथियारों की आपूर्ति जारी रखी है, जिनका उपयोग गाजा में सैन्य अभियानों में हो रहा है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश के पास रणनीतिक व्यापार नियंत्रण का एक मजबूत कानूनी एवं नियामक ढांचा है तथा वह अपने राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप ही डुअल यूज वस्तुओं और प्रौद्योगिकी का निर्यात करता है। सऊदी अमेरिका परमाणु समझौता और कुवैत पाकिस्तान सैन्य समझौता। सऊदी अरब और अमेरिका ने असैन्य परमाणु सहयोग 123 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने, परमाणु रिएक्टरों के निर्माण तथा तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि इस समझौते का अंतिम क्रियान्वयन तभी होगा जब सऊदी अरब अब्राहम समझौते में शामिल होकर इजराइल के साथ संबंध सामान्य करेगा। सऊदी अरब को भविष्य में यूरेनियम संवर्धन की संभावित अनुमति तथा परमाणु प्रसार की आशंकाओं को लेकर चिंता की दृष्टि से देखा जा रहा है। कुवैत ने 2023 में पाकिस्तान के साथ हुए रक्षा सहयोग समझौते को 29 जुलाई को औपचारिक रूप से अनुमोदित कर दिया। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी, रसद सहायता, रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान, संयुक्त सैन्य गतिविधियों तथा अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करता है। इसके क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त सैन्य समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी बैठक वर्ष में एक बार होगी। यह समझौता दोनों देशों के अन्य अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा तथा दोनों पक्षों की लिखित सहमति से
इसमें संशोधन किया जा सकेगा। तुर्की इराक पाइपलाइन समझौता। तुर्की और इराक ने दोनों देशों के बीच कच्चे तेल की पाइपलाइन के संचालन को 1 वर्ष तक जारी रखने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य इराक के तेल निर्यात को निर्बाध बनाए रखना तथा होर्मुज जल डमरू मध्य पर निर्भरता को कम करना है। दोनों देश इस पाइपलाइन को आगे व्यापक ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय ऊर्जा गलियारे के रूप में विकसित करने पर भी विचार कर रहे हैं। ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच यह समझौता ऊर्जा आपूर्ति के वैकल्पिक मार्गों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भी वैकल्पिक ऊर्जा मार्गों और पाइपलाइन नेटवर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिससे भविष्य में हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर निर्भरता कम की जा सके। निष्कर्ष। बीते 2 सप्ताह की घटनाएं स्पष्ट करती है कि अमेरिका ईरान संघर्ष अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा है। इसके प्रभाव क्षेत्रीय गठबंधनों, ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य सहयोग और वैश्विक शक्तियों की रणनीतियों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में इस संकट का दीर्घकालिक समाधान अंततः सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि कूटनीतिक वार्ता से ही संभव होगा। गूगल अर्थ का नया एआई फीचर, संभावनाएं और चुनौतियां। गूगल द्वारा विकसित गूगल अर्थ एक ऐसा सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवा है जिसके माध्यम से पूरी पृथ्वी को उपग्रह तथा हवाई चित्रों के रूप में देखा जा सकता है। यह उपयोगकर्ता को ऐसा अनुभव कराता है मानो वह अंतरिक्ष से पृथ्वी का अवलोकन कर रहा हो और फिर किसी भी स्थान पर जूम करके सड़क, भवन, पर्वत, नदी अथवा जंगल तक पहुंच सकता हो। गूगल अर्थ की सहायता से विश्व के लगभग किसी भी स्थान को खोजा जा सकता है। अनेक शहरों को 3D रूप में देखा जा सकता है। पर्वत, घाटियां, समुद्र, नदियां तथा अन्य प्राकृतिक स्थलों का अवलोकन किया जा सकता है। किसी स्थान के अक्षांश, देशांतर ज्ञात किए जा सकते हैं तथा कई क्षेत्रों की पुरानी उपग्रह तस्वीरों के माध्यम से समय के साथ हुए परिवर्तनों का अध्ययन भी किया जा सकता है। हाल ही में गूगल ने गूगल अर्थ में अपने एआई इमेज जनरेशन फीचर नैनो बनाना 2 को जोड़ने की घोषणा की। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर मौजूदा चित्रों का एआई की सहायता से संपादन, एडिट करने तथा नए दृश्य तैयार करने की सुविधा प्रदान करना था। जब इसे गूगल अर्थ के साथ जोड़ा गया तो इसका लक्ष्य किसी स्थान की कल्पनात्मक अथवा डिजाइन संबंधी तस्वीरें तैयार करने में सहायता देना था। इस फीचर के माध्यम से उपयोगकर्ता किसी खाली भूमि पर यह कल्पना कर सकता था कि वहां पार्क, भवन या अन्य संरचना बनने पर वह कैसी दिखाई देगी। इसी प्रकार किसी क्षेत्र में पेड़, सड़क अथवा अन्य निर्माण जोड़कर संभावित दृश्य तैयार किए जा सकते थे। शहरी नियोजन, वास्तुकला, डिजाइन, शिक्षा तथा रचनात्मक प्रस्तुतियों के लिए यह एक उपयोगी उपकरण सिद्ध हो सकता था, किंतु इस सुविधा के साथ एक गंभीर समस्या भी सामने आई। इस फीचर की सहायता से वास्तविक उपग्रह, हवाई अथवा 3D चित्रों की आधार परत बेस लेयर पर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के माध्यम से ऐसे काल्पनिक दृश्य तैयार किए जा सकते थे जिनमें नकली इमारतें, सैन्य उपकरण, बाढ़, आग, सड़कें तथा अन्य संरचनाएं दिखाई दें, जबकि वास्तविकता में उनका कोई अस्तित्व न हो। इन चित्रों को डाउनलोड करके अन्य मंचों पर साझा करना भी संभव था, जिससे गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। इस फीचर की परीक्षण प्रक्रिया के दौरान कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। एआई की सहायता से एफिल टावर को ध्वस्त अवस्था में दिखाया गया। गीजा के पिरामिड को एक विशाल सिंक होल में समाते हुए प्रदर्शित किया गया तथा यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी टैंकों की काल्पनिक तस्वीरें तैयार की गई। इसी प्रकार ईरान के ऐसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र का चित्र बनाया गया जो वास्तविकता में अस्तित्व ही नहीं रखता। अमेरिका मैक्सिको सीमा पर एक काल्पनिक शरणार्थी शिविर तथा गाजा में बम विस्फोट के गड्ढे के साथ एक नकली अस्पताल का दृश्य भी तैयार किया गया। परीक्षण करने वालों ने पाया कि गूगल अर्थ ने वास्तविक भौगोलिक निर्देशकों निर्देशांकों से जुड़ी उपग्रह और 3D तस्वीरों पर काल्पनिक दृश्य बनाने की अनुमति दे दी थी। परिणामस्वरूप एआई द्वारा निर्मित चित्र वास्तविक उपग्रह चित्रों जैसे प्रतीत होने लगे, जिससे उनके दुरुपयोग और भ्रम फैलाने की संभावना और अधिक बढ़ गई। इस पर गूगल ने स्पष्ट किया कि उसके एआई टूल से तैयार की गई सभी तस्वीरों में अदृश्य इनविजिबल डिजिटल वाटरमार्क लगाई जाते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि चित्र एआई द्वारा बनाया या संशोधित किया गया है। कंपनी ने यह भी कहा कि यदि किसी चित्र की प्रामाणिकता पर संदेह हो तो जेमिनाई चैटबॉट अथवा गूगल सर्च के लेंस फीचर की सहायता से उसकी जांच की जा सकती है।
किंतु बीबीसी वेरीफाई द्वारा किए गए परीक्षणों में पाया गया कि सामान्य परिस्थितियों में ये जांच पद्धतियां प्रभावी थी, परंतु कुछ मामलों में इन्हें दरकिनार भी किया जा सकता था। परीक्षण के दौरान जेमिनाई को इस प्रकार भ्रमित किया गया कि उसने गूगल अर्थ के कुछ एआई निर्मित नकली तस्वीरों को वास्तविक मान लिया। बाहरी एआई डिटेक्शन टूल से किए गए परीक्षणों में भी अनेक मामलों में उन चित्रों की सही पहचान नहीं हो सकी। गूगल का कहना था कि उसके एआई मॉडल में ऐसी सुरक्षा व्यवस्थाएं, गार्ड रेल्स हैं, जो हानिकारक एवं भ्रामक विषयों से संबंधित चित्र बनाने से रोकती हैं। किंतु बीबीसी वेरीफाई ने पाया कि यदि टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी बाईपास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की संसद के निकट गद्दारों को फांसी देने के लिए ऊंचा चबूतरा बनाने का अनुरोध एआई ने अस्वीकार कर दिया, किंतु अपेक्षाकृत सामान्य शब्दों में वही अनुरोध करने पर उसने चित्र तैयार कर दिया। इसी प्रकार व्हाइट हाउस के लॉन पर घास काटकर ट्रंप शब्द बनाने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया, जबकि उसी स्थान पर एक सामुदायिक उद्यान कम्युनिटी गार्डन बनाने की अनुमति दे दी गई। इन घटनाओं के सामने आने के 48 घंटे से भी कम समय के भीतर गूगल ने इस एआई फीचर को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा कर दी। कंपनी ने कहा कि वह इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू कर रही है। शुक्रवार को जारी अपने आधिकारिक बयान में गूगल ने स्वीकार किया कि कुछ उपयोगकर्ता ऐसी तस्वीरें साझा कर रहे थे जो उनकी नीतियों का उल्लंघन करती हैं। इसी कारण इस फीचर को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया ताकि आवश्यक सुरक्षा सुधार लागू किए जा सकें। अब तो क्या है कि कोई खोटी चीज करेगा, इसको उससे बचने के लिए एनर्जी सारी इसी चीज में लगी। ये एक पूरा काम यही हो गया। और कौन बच्चों की ये चीज है या ये देख कर खूब चूक काम कर दिया तो मैं हॉस्पिटल ले जावा, कोई सारे नहीं करावा। काम चला। ठीक है, वो मनुष्य तो बिजी रहने के लिए चाहिए से बिजी रहो।